सो बेसिकली जो अभी हमारा प्रीवियस वीडियो था उसी वीडियो को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक ये देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड या फिर हमारे पास एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर जो भी जिससे भी रिलेटेड हो, अगर मुझे कभी भी वेंट्स ऑफ फैक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना तो उसका यूज करके तो कैसे हम उस फॉर्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं हमने अभी तक सीखा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, तो आई होप से इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और सॉल्व नहीं हुआ तो देखना ध्यान से। यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, a solute A tetramerized in water up to 80% if 2.5 gram of A in 100 gram water produces a depression in freezing point of 0.3 degree Celsius and Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. Calculate the molar mass बोलो या फिर जो मोलर मास लिखना भूल गया मैं, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए हमें निकालना है। यार क्या क्वेश्चन, बहुत अजीबोगरीब सा हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यार ये टेट्रामराइज का मीनिंग क्या होता है? टेट्रामराइज बोलो या फिर टेट्रामराइसिस बोला जाता है कई बार बुक वाले। जैसे हमने देखा था दो चीज आपस में, अगर मेरे पास टेट्रामराइज का सीधे सीधे मतलब होता है चार मॉलिक्यूल्स का आपस में मिल रहा है। जैसे तीन मिल रहे होते तो हम उसे टेट्रा बोल रहे थे, वैसे चार मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं ले चलूँ तो एसोसिएशन वाले पार्ट पे, एसोसिएशन कहाँ गया, बिल्कुल ये रहा। जैसे एसोसिएशन वाले पार्ट में मैं ट्राइमर का देखा था, ट्राइमर में क्या हो रहा था, तीन मॉलिक्यूल्स आपस में अगर मिल रहे होते तो कैसे हम करते हैं, सेम एज इट इज हमें क्या होगा, टेट्रामराइज का मतलब होता है चार मॉलिक्यूल्स अगर आप चिपक करेंगे आपस में, इन दैट केस क्या उसके अंदर मेरे पास कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर निकाल रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं टेट्रामराइज। टेट्रामराइज का मतलब होता है चार चीज़ों का आपस में मिलना। लिख भी लेना साइड में, टेट्रामराइज का मीनिंग होता है फोर एटम्स या फिर फोर कंपाउंड्स का, कुछ भी फोर एटम्स फोर कंपाउंड चिपकना। ठीक है, ट्राइमर का मतलब होता है तीन, पेंटा का मतलब होता है पांच मॉलिक्यूल्स का चिपकना आपस में, फिर जो भी कंपाउंड। हमें ये बोला एक सॉल्यूट ए है जो टेट्रामराइज हो रहा है वाटर में। सबसे पहले टेट्रामराइज होने का मतलब क्या है, मतलब कि लेटर से, और वो सॉलिड का मुझे यहाँ पे नाम नहीं गिवन है, कौन सा सॉलिड है, हमारा ए गिवन है, तो सिंपली मैं यहाँ से ये बोलूँगा मेरे पास कोई एक सॉल्यूट ए है, अगर टेट्रामराइज करा मीन्स 4A है, वो क्या होगा आपस में टेट्रामराइज, देखो टेट्रा वर्ड यूज हो रहा है, टेट्रामराइज वर्ड यूज हो रहा है, इन सबका मतलब होता है मेरे पास एसोसिएशन, मीन्स चिपक रहा होगा वहाँ पे, तो टेट्रामराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, A4 बना रहा होगा, सीधे सीधे बात होता है। अब मुझे बोला जा रहा है अब सॉल्यूट ए टेट्रामराइज का मीनिंग समझ में इन वाटर के अंदर टेट्रामराइज हो रहा है, मीन्स कोई भी सॉल्यूट एक होगा वो क्या होगा, वाटर के पास जाके चिपक जाएगा, और कितने मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड चिपके, चार चिपकेंगे, वो मैंने लिख दिया। अप टू 80%, या 80% का मतलब है 80% टेट्रामराइज हो रहा है, मतलब कि उसका जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो कितना है 80%। यार 80%, जैसे मान लो कि कोई भी मैंने चार मॉलिक्यूल्स लिया, उसको मैंने वाटर में चिपक रहा, तो क्या होगा जो चार मॉलिक्यूल जो चिपक रहा होगा वाटर में, वो सिर्फ और सिर्फ 80% चिपक रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100% ना चिपक के वो 80% चिपक रहा है, मतलब कि मुझे अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 80% गिवन है, नो डाउट की समझ में आएगा। इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम वाटर, मतलब कि हमें ये बोला जा रहा है जो मेरे पास ये ए है जो वाटर के अंदर चिपक रहा होगा, उसका तुम्हें मास गिवन है कितना 2.5 ग्राम है, और वाटर कितना 100 ग्राम वाटर के अंदर तुमने 2.5 ग्राम ये जो तुम्हारे पास जो सॉलिड है उसको तुमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसके चार आइटम्स के आगे वाटर के साथ चिपक के जाके यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अब हमें बोला जा रहा है 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम वाटर प्रोड्यूसेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है डेल्टा TF, वो तुम्हें कितना गिवन है यहाँ पे 0.3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है बस डेल्टा TB को जो भी गिवन होता है वो हमें लिखना होता है। और यहाँ पे मुझे निकालना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए, मतलब कि जो मेरे पास ए को जो मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ उसका मुझे गिवन मास मुझे पता है कितना है, लेकिन ये ए है उसका सॉलिड है, उसका यार मोलर मास क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, मुझे यहाँ पे डेल्टा TF गिवन है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में डेल्टा TF गिवन है कितना 0.3 डिग्री सेल्सियस। देन मुझे यहाँ पे KF भी गिवन है, KF फॉर वाटर अगेन मुझे कितना गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल मुझे गिवन है, नो डाउट। यहाँ तक तो ये पॉइंट्स मुझे गिवन है। अब मुझे बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए। यार मोलर मास ऑफ ए कैसे निकालूं, मुझे पता है यहाँ पे मुझे फॉर्मुला हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, फटाफट बताओ, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.3 डिग्री सेल्सियस, KF भी तुम्हें गिवन है, बिल्कुल सही। मोलैलिटी भी तुम निकालोगे, अगर कहीं से मेरे पास आई आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। आई आ गया तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी में यहाँ पे देखो कैसे पुट करेंगे डेल्टा TF को तुम्हें वैल्यू कितना गिवन है 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब मन में सवाल आ गया ये जो डेल्टा TF है, जो ये डेल्टा TF होता है यहाँ पे तो मुझे केल्विन में लिखना होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, चाहे वो डेल्टा TB हो या फिर मेरे पास डेल्टा TF हो, दोनों में से मेरे पास कोई भी हो, हमेशा या सेल्सियस में गिवन हो या फिर केल्विन में गिवन हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गिवन है एज इट इज मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। लिख दिया KF मुझे गिवन है यहाँ पे 1.86। मोलैलिटी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होना चाहिए हमेशा केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट और किस में होना चाहिए केजी, मल्टीप्लाई बाय कितना है आई। अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन होगा, अरे भैया 2.5 ग्राम जो डिजोल्व करा हुआ तो साफ साफ बोला वो क्या सॉल्यूट है उसका, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ
सॉल्यूट में निकाल लेता हूँ जिसका नाम क्या है ए। कैसे निकला है, गिवन मास तुम्हें कितना गिवन इसका 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास। तो तुम्हें ए का पता नहीं, तो लेटर से मुझे मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो मुझे नहीं पता कितना, तो मैंने एक्स मान लिया। तो सिंपली इस फॉर्मूले में गया, मैंने लिखा 0.3 इक्वल्स टू 1.86 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड की जगह मैं क्या लिखूंगा 2.5 डिवाइड बाय एक्स, 2.5 डिवाइड बाय एक्स मास ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें कितना गिवन है 100 ग्राम गिवन है, और किसी होना चाहिए केजी होना चाहिए। केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आई। अब यार मुझे निकालना क्या क्या है यहाँ पे, एक तो मुझे यार मोलर मास निकालना है, मुझे अगर मुझे मोलर मास निकालना है किसका, जो मेरे पास यहाँ पे सॉलिड है उसका मुझे मोलर मास निकालना है, बिल्कुल सही। और लेकिन यार कहीं से अगर मेरे पास आई आ जाता, अगर मैं आई का इंतजाम मैं कहीं से कर देता तो मैं इस फॉर्म में पुट करता और फिर डायरेक्टली मैक्स निकालता, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आई कैसे निकालूं, आई कैसे निकाली यार, सिंपल सी बात, आई निकालने के लिए मैं सिंपली किसका हेल्प लेना पड़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हेल्प लेना पड़ता है। कैसे लेंगे, हमें पता है जो ये सॉल्यूट है वो क्या हो रहा है, टेट्रामराइज हो रहा है। ये 4A से क्या हो रहा है, A4 बन रहा है। 4A से मैं यहाँ पे साइड में कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4A से क्या बन रहा है, A4 बन रहा है। मैं ऑलरेडी बोल चुका, अगर अल्फा कभी भी अगर 100% नहीं गिवन हो तो हमें आई कैसे निकालना, आई निकालने के लिए इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम मोल, फिर मैं क्या करूंगा टोटल इक्विलिब्रियम मोल डिवाइड बाय टोटल इनिशियल मोल से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आई आ जाएगा। क्या बोला फिर से, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेटमराइज हो रहा है। देखो अब मन में ये स्ट्राइक करेगा, ये सब प्रोसेस कैसे मुझे समझ में आएगा। पहले तो तुम्हें इस दिमाग में चमकना चाहिए, अगर कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन में ये होगा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, या फिर तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का, या फिर RLBP का, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन गिरो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे फॉर्मल लिखो। फॉर्मल लिखना तो उससे पूछो क्या क्या डिमांड है, यहाँ पे क्या फिल करो, जो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसको फिर बाहर निकालो और फाइंड आउट करो। अब मुझे देखो ये आई लाना है, अगर आई वेंट्स फैक्टर अगर मुझे लाना है, अगर मेरे पास अल्फा 100% होता, इन दैट केस में क्या बोलता तो मैं फटाफट इजीली निकाल लेता, चुटकी में फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन करके कर लेता। लेकिन यहाँ पे अल्फा 100% है नहीं, अगर 100% नहीं होता तो मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी मेरे पास अल्फा अगर 100% नहीं तो सबसे पहले मैं इनिशियल मोल लिखूंगा, फिर मैं क्या करूँगा इक्विलिब्रियम मोल करूँगा, फिर मैं डिवाइड करूँगा आई निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे करूँगा इनिशियल मोल लिखना जरूरी है, अगर तुम इनिशियल भी लिखते हो। इनिशियल में कितना है बेसिकली 1। हमें एक बात बता, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यहाँ पे 10 हो 12 हो 15 हो 20 हो, यहाँ पे कितना भी कोफिशिएंट टर्म हो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कितना भी हो उससे मुझे कोई लेना देना है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेना, स्पेलिंग जो भी होता है स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्पेलिंग जो भी गलत वाला लिखा है, ये इससे मुझे कोई लेना देना, हमेशा मुझे एक ही लेना है। 1 लिखा स्टार्टिंग में क्या होगा 0 होगा। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा यहाँ पे 10 हो 12 हो 5 हो 6 हो 8 हो उससे मुझे कोई मतलब है। हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मतलब था, एक मोल से भैया कितने अल्फा जो मेरे पास है वो एसोसिएट हो या फिर डिसोसिएट, एक मोल मुझे एक ही मोल लेना है। यहाँ पे 4 मोल गिवन है तो मुझे 4 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिंपली एक लेना है। एक से कितना बना 0 बना, ठीक है समझ में। अब इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, 1 में से मैं क्या करूंगा अल्फा को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे कितना बना अल्फा बना। इसके बाद मैंने क्या होता है एसोसिएशन में एक खास बात हम ध्यान होता है, डिवाइड करना होता है किससे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट हो कितना है 4, सिंपली क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ तो अब ये क्या कर दिया समझ में नहीं। मैंने ये बोला एसोसिएशन में हमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से, एसोसिएशन मुझे क्या है, सबसे पहले तो 1 से मुझे 0 बना, ये बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है 1 माइनस अल्फा हुआ, बिल्कुल सही है अल्फा हुआ, ये समझ में आ गया। अब जो भी मेरे पास यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन होगा इसको हम बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे मुझे सिंपली क्या करना है नीचे डिवाइड करना है। क्या बोलते हैं इस कोफिशिएंट को स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसके बगल में ये सब जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। तो उससे मुझे 4 से क्या करना है डिवाइड करो। अब मुझे क्या करना है टोटल आई निकालने का फॉर्मूला क्या हो, टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स कितना है इसका पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 डिवाइड बाय इनिशियल मोल कितना था 1 था। अब हमें कुछ नहीं एलसीएम वगैरह लेना है, तो सबके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी 1, मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो ये हो गया 4 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 4 अल्फा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करोगे, कहाँ गया मेरे पास रफ पे, और ये तो देखो 4 अल्फा में से अगर मैं अल्फा को सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, कितना होगा माइनस, जो बड़ा वाला टर्म होता है उसका लेते हैं तो कितना हो गया इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाय कितना हो गया 4। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, अल्फा का वैल्यू पुट करना है। अल्फा तुम्हारे पास कितना था क्वेश्चन में साफ साफ देखो 80% गिवन था, 80% तुम्हारे पास अल्फा हमारे पास कितना गिवन है 80%। 80% को अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूँ क्या हो गया 80 डिवाइड बाय 100, इसको जब सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 निपट गया, बचा कितना 8 डिवाइड बाय 10, इसको सॉल्व करो 4 2 जा 8 5 2 जा 10, कितना आ गया अल्फा का वैल्यू यहाँ से 4/5 4/5 आ गया। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया 0.85 0.8 आ गया, सिंपली पुट कर दो कितना आ गया 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइड बाय कितना हो गया 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, 0.8 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.83 का कितना हो गया 24, 0 कितना हो गया हमारे पास 2.4, तो ये मेरे पास निकल के गया 4 माइनस 2.4 डिवाइड बाय अगेन 4। तो 4 को अगर मैं 2.4 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 1.6 डिवाइड बाय 4
तो यहाँ से 1.6 को डिवाइड करो, ये पॉइंट हटा दिया, कितना 16 डिवाइड बाई 40 मीन्स 4 के टेबल में 16 का पता है हमारे पास, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 से सिंपली यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया 0.4 मीन्स यहाँ से तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितना निकल के आ गया, दिखाई दे रहा है ना, आई की वैल्यू कितना निकल के आ गया 0.4। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, सबसे पहले हमने क्या किया, आई निकाला, कितना यहाँ से आया 4 माइनस 3 अल्फा आया। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये बात कि अगर कभी भी मेरे पास क्वेश्चन में अगर अल्फा अगर 100% नहीं गिवन हो, इन दैट केस हम क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हमेशा डील करने के लिए दिमाग में मुझे एक स्टेप लगाना होता है। सबसे पहले मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम लिखूंगा। अगर एसोसिएशन का केस होगा तो सिंपली क्या होगा, ये वाला जो टर्म कोएफिशिएंट होगा, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो नीचे डिवाइड जाएगा, कर दिया मैंने। अब मुझे सिंपली ये लाने के बाद फॉर्मुला, इसमें क्या करना, जो भी अल्फा मुझे गिवन है सिंपली पुट करो। अल्फा 80% था, उसको मैं नॉर्मल कन्वर्ट करूँ, कितना 4/5 को डिवाइड करो 0.8 है, सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 0.4। मेरे पास आई की वैल्यू कितना गया 0.4, जाऊंगा फॉर्म में पुट कर दूंगा। देखो ये हो गया मेरे को यहाँ से 0.3, कैलकुलेशन है कुछ नहीं बाकी, 0.3 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आई कितना आ गया तुम्हारे पास 0.4 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सॉल्व करना। मैं यहाँ पे कराऊँ, ठीक है, इसका आगे। अब मैंने एक चीज़ देखा, ये वाला जो है ए बाय बी बाय सी बाय डी वाला फॉर्मूला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी बाय सी। तो सिंपली इसको मैंने सॉल्व किया, तो कैलकुलेशन है 0.3 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय एक्स एज इट इज, कितना हो गया 100, ये डी है ना, डी ऊपर जाएगा, 1000 डिवाइड बाय कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 0.4। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना, और यहाँ से क्या होगा मेरे पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही मेरे पास क्या होगा गिवन मास ऑफ क्या होगा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 निपट गया, बाकी कुछ तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं रहा। ये हो गया 0.3 इक्वल्स टू 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.54 डिवाइड बाय कितना हो गया एक्स को उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 0.3 इंटू एक्स इक्वल टू, इन सबको तो मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी मेरे पास टाइम कम है, तो मैं कैलकुलेटर से फटाफट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 0.3 को डिवाइड करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन मेरा कमाल का है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1.86 निकल के आ गया। क्या बात है, 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करोगे तो 1.86 आएगा। अब तुम x निकालना है, इसको इसके चरणों में भेज दो, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1.86 डिवाइड बाय 0.3। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से x का वैल्यू डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 6.2 मीन्स मोलर मास तुम्हारे पास ये सॉलिड कितना निकल गया 6.2 निकल गया। आंसर एकदम खत्म। कुछ था इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सबसे पहले तो यहाँ पे टेट्रामराइज का मतलब समझ है। टेट्रामराइज का मतलब ये होता है, टेट्रामराइज लिखा हो, पेंटा लिखा हो, हेक्सा लिखा हो। पेंटा मतलब होता है 5, हेक्सा मतलब होता है 6, हेप्टा मतलब होता है 7। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं देगा टेट्रामराइज का, ज़्यादा उससे आगे तो नहीं खेलता है। उसका मतलब है तुम्हारे पास एक 4 मॉलिक्यूल्स के आगे वाटर पे जाके चिपक गए, लेकिन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें 80% गिवन है। तुम्हें अब ये बोला जा रहा है 2.5 ग्राम तुमने लिया था ए, उसको तुमने 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसका तुम्हें डेल्टा टीएफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें गिवन है 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है जो ये सॉल्यूट है इसका तुम्हारे पास मोलर मास क्या होगा निकालो, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। क्या डेल्टा टीएफ हमेशा देखना सेल्सियस में गिवन हो या फिर केल्विन में गिवन हो, चाहे डेल्टा टीएफ हो या फिर टीएबी हो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो गिवन है वो एज इट इज लिखा, केएफ का वैल्यू लिखा, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोलर सॉलिड डिवाइड दिस इंटू आई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, ए गिवन मास 2.5 मोलर मास एक्स कर दिया हमने डिवाइड, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 था, 100 ग्राम था यहाँ पे, सॉरी 100 यहाँ पे हमारे पास क्या था ग्राम था बिल्कुल। अब उसको केजी में कन्वर्ट कैसे करूँगा, 1000 से डिवाइड करके हो गया मल्टीप्लाई बाई। अब यार यहाँ पे चक्कर ये था मैं आई निकालना, अब आई कैसे निकालूँ, आई निकालने के लिए यार सोच में पड़ गया। मैंने बोला सोच में नहीं पड़, हमेशा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 100% अगर मुझे नहीं गिवन होगा तो हमेशा मुझे क्या करना, ये वाला मेथड अप्लाई करना, इनिशियल इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स। यहाँ से तुम्हारे पास देखो कभी भी अल्फा और अगर आई निकालना हो ना, दिमाग में बस एक चीज बैठाना, कैसा भी क्वेश्चन और उसमें अगर अल्फा दिया हो या आई निकालना हो तो हमेशा इस वाले प्रोसेस को एक बार याद करना, उसमें जाना, सिंपली इक्वेशन बना, तुमने यहाँ पे अल्फा वैल्यू पुट कर दो, जो भी था 80% था उसको नॉर्मल कन्वर्ट किया, 4/5 कितना हो गया 0.8, सिंपली किया तुम्हारे पास यहाँ से आई आ गया, क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर खत्म करें। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, आई और अल्फा के साथ ही खेले और कुछ नहीं करे यार, इसमें कुछ नया क्या है, वही फॉर्मुला को वापस तुम्हें रिपीट कर रहा है, बस क्या कर रहा है यहाँ पे आई है ना, उसको तुम्हारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आई होप सो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो जितने भी क्वेश्चन चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा लेवल क्वेश्चन हो, तुम्हें क्या होगा जितने भी क्वालिटेटिव प्रो उसी के साथ खेलता रहता है आजू बाजू में, तुम्हें क्या करेगा अल्फा दे देगा, मान लो आई नहीं दिया रहेगा, तुम्हें आई दे देगा और अल्फा निकालने के लिए हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, इसी तरीके से चलता रहता है घूम फिर के। इसलिए बोला कि जितने मैंने क्वेश्चन कराया उसमें एक बार समझना, डिफरेंट टाइप से मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे डील करना होता है। आई होप तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एबनॉर्मल मास, या फिर हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बोलो जो बनकर बोलो, एकदम छोटा सा इसका डेफिनेशन है वो करके फिर अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सीरीज। तो टॉपिक है बेसिकली नाम है हमारा, इसी के अंदर वैंड्स ऑफ फैक्टर के अंदर ही आता है एबनॉर्मल नाम ही इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर, मॉलिक्यूलर
मिक्सचर या फिर एबनॉर्मल मास भी कई बार बुक वाले बोलते हैं, तो जो अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर है क्या? तो सबसे पहले हमें इसके बारे में देखना है। तो सिंपल सी बात बताओ ना, ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज लिखूँ, मोर देन द कैलकुलेशन, मोर देन द कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर, AMM शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। क्या है ये, एक सेकंड। अब ये बोल क्या रहा है, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर मोर देन द कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर। मतलब कि ये बोल रहा है जो मैंने सोचा, मतलब कि मानो मैंने सोचा यार मेरा इसका आंसर होना चाहिए 60, ठीक है, मान लो मेरा आंसर आना चाहिए इसका 50, लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो यार देखा यार कि 100 आ गया, यार ये तो अजीब सा हो गया। इसी टाइप के, इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर। मतलब कि सोचो कुछ और आ क्या जाता है, बस यही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर। तो चलो ये तो समय मोर देन द कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर, कि हम सोचते कुछ है और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। मतलब मैंने सोचा यार मेरा आंसर आना चाहिए 20 और आंसर आ जाता है वहाँ पे, हमारा ऑब्जर्व करते हैं तो 80 या फिर 100 के आसपास आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर बोलते हैं। अब इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, अब हमें इस चैप्टर में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर पढ़ना पड़ा। तो देखो हम इसमें देखेंगे दो टर्म, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन देखना, वहीं से हम ये समझ में आया कि एबनॉर्मल है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एसोसिएशन के लिए ज़्यादा आसान रहता है, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक एक्सपेरिमेंटल है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमें पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में दे देता है डायरेक्टली कि एबनॉर्मल मिक्सचर दिस दैट, तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो एसोसिएशन के लिए सबसे देखो यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी नहीं लिखाने वाला। तुम्हारे पास सिंपली एसिटिक एसिड था CH3 COOH, याद करो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था एसोसिएशन का फर्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो CH3 COOH। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही होने वाला है, मैं उसी एग्जाम्पल से लेकर समझाऊंगा। इसका तुमने क्या किया, एसोसिएशन हुआ, एसोसिएट बोलो या फिर एसोसिएशन बोलो, जो मन कर बोल सकते हो। किसके अंदर, लेटर से तुमने बेंजीन था, तुम्हारे पास कोई बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, उसके अंदर तुमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया एसिटिक एसिड को। एंड लेटर से अल्फा जो है वो एकदम 100% है, 100%। कहाँ पे रखा तुमने, लेटर से बेंजीन कुछ नहीं यार, जैसे वाटर होता है ना वैसे समझो बेंजीन है, उसके अंदर तुमने एसिटिक एसिड को लिया और वहाँ पे मिक्स कर दिया। और अल्फा क्या 100% है, मतलब कि एकदम पूरा क्या होगा, चिपक जाएगा जाके। अब यहाँ पे बनेगा क्या, एसोसिएशन है तो क्या वो चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा देखना ध्यान से, CH3 ये स्ट्रक्चर बनाने में ना बहुत दिमाग खराब होता है, इसलिए पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना गुस्सा आता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, एक तो कंपाउंड्स के नाम याद नहीं होते, सिंपल यार। फिजिकल कितना अच्छा कैलकुलेशन फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल्स वाले जो चैप्टर्स वो एकदम आसान होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर टाइप का बनाना होता है इसी में मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मेरा ऑर्गेनिक क्या होगी, तब से मेरा बकवास चलेगा। IUPAC नोट, जब मेरा स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक बताता हूँ, IUPAC बहुत अच्छा गया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था, एकदम सिंपल है, नाम वगैरह लिखना। लेकिन जैसे ही साला IUPAC का नेक्स्ट जो चैप्टर है, मैं दिमागी घूम गया, कभी ये कभी वो, कभी ये लिखो, कभी ऐसा स्ट्रक्चर, क्या है क्या यार ये। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक को बोला चलो भाड़ में जाओ, तो ऑर्गेनिक हमारा भाड़ में चला गया। तो एनीवे इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तुम मत करना, ठीक है, कर सकते हो। देखो अगर तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर दो स्ट्रॉन्ग हो, अगर एक वीक हो, एक में, जैसे केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक बहुत खराब है, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिजिकल थोड़ा बहुत काम चल जाता है न्यूमेरिकल का, इन ऑर्गेनिक जो रटने वाला पोर्शन तो एकदम बद्दा है, कुछ भी याद नहीं मतलब होता है, पता नहीं क्या है कि SPDF जो ब्लॉक आने वाला है ना, अभी देखना, उसमें मुझे कुछ भी याद, एक लाइन भी याद नहीं रहता, पता नहीं क्या, अभी याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, होता है कई बार ऐसा। एनीवे जो भी, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, OH, यहाँ पे H, ये भैया C, ये बना हमारा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनता है, और इसके साथ C के साथ कौन आता है हमारे पास, एक CH3 आता है। ये कुछ इस तरीके से चिपक रहे होते हैं ये दोनों, ठीक है, जो चिपक रहे होते हैं, तो इसको जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइमर, और कुछ नहीं। और लेटर से जो तुम्हारे पास ये CH3 C डबल OH, इसका तो मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो कितना होगा, फटाफट इसका मोलर मास बोलो, या फिर जो मन करे बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। CH3 C डबल OH को कैसे निकालोगे, अरे यार सिंपल, सारे के मास नंबर को जोड़ दूंगा, CH3 C डबल OH। कार्बन कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 3, प्लस कितना 12, प्लस कितना 16, ऑक्सीजन फिर एक 16, फिर कितना हो गया 1, तो ये हो गया 12 + 3 + 12 + 16 16 32 33 35 ये हो गया, एंड ये 45 48 + 2 करूँगा कितना हो गया हमारा 50 + 10 कितना होगा 60 में। CH3 C डबल OH का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 60 टोटल। अच्छा एक बात होता है, अब ये यहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर है क्या, तुमने जो हमने क्या किया, एक तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने बेसिकली
या फिर तुम बोलो नॉर्मल, चलो नॉर्मल, तुमने नॉर्मल जब तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हारे पास कितना 60 आया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये मिक्सर में गया, जब ये डाइमर फॉर्म हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइमर, ठीक है, नाम है कुछ डाइमर। तो जैसे ये जाके बेंजीन के जाके चिपक गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, डाइमर बन गया। अब डाइमर बना तो यहाँ पर जैसे उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, जैसे उसने देखा इसका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास था या फिर जो 60 था, यहाँ पे 1 डबल हो गया इसका। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब नॉर्मल। एब नॉर्मल कुछ नहीं, एकदम बकवास सा थ्योरी है। सिंपल से हमें एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर ये बोलता है कि जो भी तेरे पास नॉर्मल मास था, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये आना चाहिए, लेकिन आ जाता है उसका डबल या फिर उससे बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था, नॉर्मल मोलर मास बोल लो इसको, नॉर्मल मोलर मास। और ये बेसिकली क्या आ गया, मेरे पास एब नॉर्मल मोलर मास आ गया। फिर मॉलिक्यूलर मिक्सचर हुआ क्या कि CH3COOH जब मैंने यहाँ पे था, मेरे पास नॉर्मल प्रेजेंस 60 था, लेकिन जैसे मैंने इसको किसी कंपाउंड के साथ मिक्स किया तो ये कितना हो गया, 120 आ गया। तो जैसे मैंने इसको उठाया, मैंने देखा इसके अंदर 120, यार ये कैसा चमत्कार हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब नॉर्मल। दैट्स इट, यही होता है हमारा एब नॉर्मल। अगर तुम इसका बेंड्स ऑफ फैक्टर निकालना चाहो, आई निकालना चाहो, कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सचर कितना है, तो हमारे पास 120 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सचर कितना, 60 डिवाइड 120 करो, कितना हो गया, ओहो छोटा सा मिस्टेक कर दिया हमने। टोटल आई कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या होता है हमारे पास, नहीं सही है, 60 डिवाइड 120 करो, कितना होगा, 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आफ्टर हमारे पास, आफ्टर एसोसिएशन होता है ना 2। तो देखते हैं यहाँ से हमने क्या सही आया था, ये क्या कितना आया था। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स होता है, इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है यार। CH3COO 0.5 आया था, क्या क्या इन लोगों ने झमेला किया। 120 डिवाइड बाई 60 करूँगा तो 2 सही आना चाहिए ना ना ना। यहाँ पे मुझे अगर वेंट्स ऑफ फैक्टर निकालना है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, एक सेकंड ना ना ना, इसको ऐसे वेंट्स ऑफ फैक्टर नहीं निकालते भैया, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं फॉर्मूला बताऊँ उससे ये, ठीक है, इसको कट कलर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कारण इसमें बहुत सारे फॉर्मूला अलग अलग है यार। तो यहाँ पे देखो, पहले एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर सोचो, पहले मैंने जो सोचा, मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल मोलर मास 60 था, लेकिन जैसे किसी के साथ मिक्सचर हुआ, डबल हो गया, इससे बहुत ज़्यादा आ जाता है, 120 आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मास बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर बोलेंगे। दैट्स इट, यही होता है। अब कैसे, अगर मुझे इसका, अगर मुझे वेंट्स ऑफ फैक्टर का मुझे आई निकालना, जो नॉर्मल होता है ना, इसको बेसिकली कई बुक वाले इसको हम एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मोलर मास। एंड जो एब नॉर्मल होता है ना, कई बार बुक वाले इसको बोलते बेसिकली ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास भी बोलते हैं, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे वेंट्स ऑफ फैक्टर निकालना तो फॉर्मूला इसका क्या निकल के आता है, इन लोगों ने दिया नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। यहाँ पे एक तीसरा फॉर्मूला आ गया वेंट्स ऑफ फैक्टर का। इन लोगों ने बोला अगर कभी भी एबनॉर्मल मिक्सचर हो, अगर इन दैट केस अगर मुझे वेंट्स ऑफ फैक्टर निकालना तो कैसे निकालूंगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय क्या करूंगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल कितना था देखो तुम्हारे पास 60, एब नॉर्मल ऑब्जर्व या फिर एब नॉर्मल वोल्ट कितना है 120, डिवाइड करो कितना गया 60 इंटू 1/2 मीन्स कितना 0.5, खत्म कहानी। मतलब यार यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारा वेंट्स ऑफ फैक्टर है, अगर मुझे कभी भी निकालना हो एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर केस में एसोसिएशन में, तो क्या करूंगा, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन दोनों जगह ये फॉर्मूला लगा था। नॉर्मल जो मेरे पास है वो, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे पास ऑब्जर्व से, जो हमने मान लो मेरे पास 60 था, अब मैंने देखा उसको ऑब्जर्व किया तो 120 या फिर 170, सिंपली उसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, मेरे वेंट्स ऑफ फैक्टर मिल जाए। सेम एज इट इज अगर मैं एसोसिएशन हो गया डिसोसिएशन के केस में जाऊँ, डिसोसिएशन में क्या होगा, टूट रहा होता है, सिंपल सी बात पता है हमें। अगर मैं डिसोसिएशन के केस में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने NaCl लिया, NaCl हो गया, डिसोसिएशन में क्या होगा, टूटेगा 100%, अल्फा इक्वल टू कितना 100%, ये डिसोशिएट हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, Na प्लस टूटा प्लस Cl माइनस टूटा। NaCl का तुम्हारे पास मोलर मास कितना होता है, NaCl का मोलर मास अभी भी जस्ट निकाल के आता है 58.5 होता है, ठीक है 58.5 होता है। अब मान लो देखो ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया डेटा, इस भी रियलिटी में होता भी ये नहीं पता नहीं, बस हमें मैंने भी थ्योरेटिकल पढ़ा था, इसलिए तुम भी पढ़ो थ्योरेटिकल। देखो होता क्या, जैसे NaCl लिया तुमने, ठीक है, नमक। अब क्या हुआ कि मान लो तुमने किसी मिक्सर में मिला, मान लो कि पानी मिला है, अब मान लो कि तुमने एक हाथ उसको, मान लो कि पहले मिक्स कर दिया पानी के अंदर NaCl, अब तुम मान लो कि एक हाथ अगर एक पानी के अंदर हाथ डालो तो तुम्हें कुछ वाटर ऊपर आएगा, तो सिंपल सी बात उसमें Na भी प्रेजेंट होगा एंड Cl भी प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही। तो यार ये लोग क्या बोलते हैं ना, रियलिटी में तो क्या होता है, तो जैसे अगर मान लो कि मैंने क्या किया, वाटर को लिया और हाथ, मान लो कि 1 ग्लास वाटर था और उसमें तुमने नमक मिला दिया, अब तुम बाहर उसमें क्या करो, ग्लास के अंदर अपना हाथ डालो और थोड़ा सा पानी निकालो, तो उसके अंदर क्या होगा, सोडियम होगा और क्लोराइड दोनों मिक्स होगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जो 58.5 है ना, इसका आधा कर दो, कितना 28.5 एंड कितना 28 तो बहुत ज़्यादा होगा, 58.5 का हाफ कितना हो 29.25
एंड 29.25 तुम्हें, ये गलत है रियलिटी। देखो कैसे, जैसे तुमने हाथ में लिया, अब ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास सोडियम, जैसे तुमने मान लो कि एक ग्लास वाटर फिलअप किया, वाटर तुमने फिलअप किया, ठीक है, उसमें तुमने मान लो कि एक चुरवा पानी, बोलते हैं ना बिहारी भाषा में, एक चुरवा पानी निकालो, तो मान लो कि तुमने एक हाथ पानी निकाला, ठीक है, तो उसके अंदर ये बोलते हैं सोडियम होगा नो डाउट, एंड क्लोरीन तो होना ही होगा नो डाउट। अब ये लोग क्या बोलते हैं ना कि जितना सोडियम प्रेजेंट होगा ना उतना ही, जैसे 58.5 इसका हाफ कितना 29.25 सोडियम होगा एंड उतना ही अमाउंट क्या क्लोरीन होगा, बट रियलिटी में गलत होगा भैया, कुछ अमाउंट सोडियम होगा एंड कुछ अमाउंट क्या क्लोरीन, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, अब किसने कौन देखने गया। बट ये लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग ये बोलते हैं कि मान लो कि हम कोई भी किसी का भी डिसोसिएशन करें, तो जो उसका जो कंपाउंड टूटता है, तो उसके बाद अगर मान लो कि तुम हाथ में उसको लेते हो या फिर कहीं भी उसको निकालते हो पानी, तो क्या होगा उसमें सेम अमाउंट में दोनों क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो सोडियम भी 29.25, क्लोरीन भी क्या होगा 29.25 प्रेजेंट होगा। ये 58.5 का मैंने क्या हाफ कर दिया। तो यही होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर। बकवास है, बस एक फॉर्मा याद रखो, बस ये डेफिनेशन याद रखना, मोर देन द कैलकुलेशन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आई क्वेश्चन क्या होता है, अगर कभी भी मुझे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर का बेंसो फैक्टर कैलकुलेट करना हो, एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है, हम तो कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास से हम निकालते हैं। इस तरीके से बेसिकली हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर का कभी भी अगर निकालना हो तो ये वाला फंडा मैं अप्लाई करके निकाल सकता हूँ। इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस हमें थ्योरेटिकल नॉलेज था जो हमें पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 3 फॉर्मा देख लिए, 3 फॉर्मा देखा हमने, कौन कौन सा फॉर्मा देखो, कौन कौन सा फॉर्मा देखा, सबसे पहले देखा था तो वेंसो फैक्टर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय, हमने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, पहला फॉर्मा। दूसरा था दूसरा क्या था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद है नहीं। थर्ड वाला ये फॉर्मा है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलर मास बोलो मॉलिक्यूलर मास बोलो एक ही बात होता है, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मा। तो तीनों हमें पता होना चाहिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो उससे क्या होता है, कई टाइम्स ज़्यादा होता है या फिर मान लो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेम डिसोसिएशन में क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी कंपाउंड हूँ उसका डिसोशिएट करूँगा तो क्या होगा, ये लोग ये मानते हैं कि जो भी इसका यहाँ पे इसका मोलर मास होगा, जैसे 58 होगा तो क्या होगा, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, 29.25 इसका होगा, 29.25 इसका होगा। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। और मान लो जैसे तुमने जैसे ग्लूकोज और वाटर का तुमने डिजॉल्व किया, ठीक है, ग्लूकोज और पानी लिया और तुमने मिक्स कर दिया, तो ये बोल रहे हैं अब जैसे तुम जैसे जैसे मान लो कि नीचे जाओ, पानी ग्लास पीते जाओ, लास्ट में जाता अगर अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो लास्ट में कुछ जम जाता नहीं, वहाँ पर ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे पार्टिकल्स मिले नहीं होते। तो ये बोलना तो गलत हो गया ना कि हर जगह सेम ही होगा। इसलिए क्या होता है, ये बस पढ़ो और हमें पता होना चाहिए कि हाँ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर क्या होता है। कोई स्टाइल मारने के लिए पूछा अच्छा ये बता एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर क्या होता है, तो फटाफट ये डेफिनेशन बोल दो एंड ये हमें फॉर्मा अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर मान लो कि बोर्ड तो वैसे कैंसिल हो गया, ठीक है, मान लो फिर भी तो एक्सप्लेन अगर करना हो तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने यहाँ तक बताया। तो यहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मिक्सचर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे सारे जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन के चैप्टर टॉपिक से मैंने वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमें लगाना है क्वेश्चन का सीरीज। क्वेश्चन का सीरीज मैं आज नहीं दूंगा, आज मैं ये चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुम पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा थ्योरेटिकल पढ़ो। उसके बाद अब उसके बाद क्या करूँ मैं कल, मतलब कि कल मैं सिंपली क्या करूँ पूरा क्वेश्चन का एक सीरीज दूंगा बुकलेट, मतलब कि क्वेश्चन दूंगा वीडियो में ही। तुम्हें क्या करना है उसको पहले खुद से सॉल्व करना। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं पूरा पहले चाहता हूँ जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं सब दूंगा, भले हार्ड हो ईजी हो सारे क्वेश्चन दूंगा। मैं ये चाहता हूँ तुम खुद से उसको सारे क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, भले ही एक क्वेश्चन भी ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ तुम अटेम्प्ट करो। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन का एक ही करके यहाँ पे एक्सप्लेन सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक तो मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट करता या केमिकल काइनेटिक्स, बट मैं ये चाहता हूँ ऐसे चैप्टर्स को मैं पकड़ूं जो थोड़ा सा लेंदी है और उसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज है, ऐसे चैप्टर्स को फटाफट ले रहा हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स को उठा रहा हूँ। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर भी और एकदम आसान तो नहीं बोल सकते, मतलब आसान है बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हेडिंग डालो भैया केमिकल, 12th का ही चैप्टर ये केमिकल काइनेटिक्स। उसका केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम छोटे छोटे चैप्टर्स में हाथ मारेंगे, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। फिर ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होगा, एसपीडीएफ ब्लॉक पे हम एक बार एंट्री मारेंगे केमिकल काइनेटिक्स। वही केमिकल का मतलब तो समझ में आता है, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, काइनेटिक्स का मतलब बोल सकते हो एक तरीके से मूवमेंट, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो देखो ये ब्रांच ऑफ बेसिकली ऐसा केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। ये है क्या, ये बेसिकली इस चैप्टर में तुम क्या क्या पढ़ोगे, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है वो कितने स्पीड में हो रहा होगा, कौन कौन सा फैक्टर बेसिकली उस रिएक्शन पर डिपेंड कर होगा, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो, रिएक्शन कैसे बना होगा, ये सारा कुछ तुम इस चैप्टर में पढ़ना। मतलब कि तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन दे देगा, वो पूछा उसका रिएक्शन का ये बता कि कितने स्पीड से हो रहा होगा, कोई पूछ लेगा तुमसे ये बताओ कि ये कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करोगा, फिर तुमसे पूछ सकता है कि इसमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन बना होगा। ये सारा कुछ हमें क्या करना है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इट इज अ, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लो, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ
आजा माही फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिकल केमिस्ट्री which deals with पहला रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब वही स्पीड को बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बगल में लिख लो, अभी लिख लो स्टार्टिंग में। रेट मतलब स्पीड, वो पैसे वाला रेट नहीं भैया, रेट मतलब यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड, कितने स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। रेट का मतलब होता है स्पीड, लिख लेना ये बात। दूसरा फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और अभी से एक हैबिट यहाँ पे पूरे चैप्टर में बना लो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROR। क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म ROR। अभी से हैबिट बना लो, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ROR। मैं कई जगह लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म ROR, तो समझ जाना। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस बन जाए। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब किसके कैसे रिएक्शन फॉर्म हो, कैसे बना वो रिएक्शन, इसके पीछे रीजन। जैसे घर होता है, घर के कैसे बनता है, पहले बेस होता है फिर पिलर तैयार होता है। ऐसे सेम टू सेम जो रिएक्शन हो कैसे बना, वो उसके बारे में पढ़ना होगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जो बेसिकली डिपेंड कर, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, रिएक्शन का क्या स्पीड होने वाला है, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके पीछे रिएक्शन का मैकेनिज्म का, ये सब कुछ हमें कौन बताएगा, केमिकल कैनेटिक्स बताया। इसका इंडस्ट्रियल में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस चैप्टर का यूज होता है। रेट मतलब अभी से याद करो, रेट मतलब स्पीड, और रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लूँगा, ROR में यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स, तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं एक बार बता दूँ वापस से रिकॉल टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन, वही ROR। फिर तुम नेक्स्ट जो टॉपिक को पढ़ोगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है। जैसे पहले इसमें पढ़ोगे तुम टेम्परेचर पे बेसिकली डिपेंड करता है हमारा, सब कुछ बताऊंगा, बस अभी टॉपिक बता रहा हूँ। टेम्परेचर को पढ़ने के लिए तुम सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आता है जिसको बोलते हैं आर्नियस इक्वेशन। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ नाम है ये सब। फिर दूसरा तुम पढ़ोगे यहाँ पे कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कुछ ही टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सेकेंड ऑर्डर आएगा, थर्ड ऑर्डर आएगा, देन nth ऑर्डर आएगा, देन 0th ऑर्डर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं, नाम है ये सब। देन तुम इसमें पढ़ोगे रेट लॉ पढ़ोगे, बिल्कुल रेट लॉ के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में। फिर हम एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉलिकुलरिटी, ये थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक है। देन लास्ट में तुम पढ़ोगे मैकेनिज्म। वैसे बीच बीच में भी हम पढ़ते रहेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन कैसे बनता है। मैकेनिज्म का होता है मतलब, एक सेकंड पहले लिख लो मैं, ओहो कैमरा में दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब देख लो मैकेनिज्म रिएक्शन। पहले तुम पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन, फिर पढ़ोगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें पढ़ोगे टेम्परेचर को बताने के आर्नियस इक्वेशन आता है। फिर कंसंट्रेशन पढ़ोगे, कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे, उसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 0th ऑर्डर, ये सब पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रेट लॉ, फिर पढ़ेंगे मॉलिकुलरिटी, देन हम लास्ट में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कैसे बना। ये जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है ना, बहुत गुस्सा आता है, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर चलो एकदम आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तुम्हें क्या होगा कि कुछ रिएक्शन देगा और पूछे अच्छा बता इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मतलब ए और बी तुम्हें जोड़ देगा और बोलेगा बताओ सी क्या बनेगा। इस टाइप से मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है। एनीवेज हमें पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना जो फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन